हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जो एनसीईआरटी की जो इकोनॉमिक्स की पढ़ रहे हैं 11th क्लास की, उसमें लगभग चैप्टर हो चुकी है। हम लोग 8 चैप्टर में पहुंचे हुए हैं। तो इसमें आधारिक संरचना है। तो इसके पहले हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में इसके आधा बुक पढ़ चुके हैं, जिसमें इसमें बुक में ऊर्जा और स्वास्थ्य दो ऊर्जा आधारिक संरचना पर चर्चा की हुई है। तो हम लोग ने ऊर्जा के विषय में पढ़ा और आज हम लोग स्वास्थ्य के बारे में पढ़ते हैं। और 2 चैप्टर और है, उसको पढ़ के हम दूसरी क्लास की दूसरे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। तो इसको पढ़ते हैं। आधारिक संरचना के बारे में उसने देखा था सरकार का मतलब देश आधारिक संरचना मजबूत होगी तो कैसे मतलब लोग मजबूत होंगे, जिससे देश मजबूत होगा। तो हम लोग अपने देश की स्थिति को देखे थे, किस क्षेत्र में कैसी स्थिति है। तो हम लोगों ने ऊर्जा के बारे में पढ़ा। ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण संसाधन होती है और उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े हैं। और आज स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं। और इसमें 2 चैप्टर मात्र बचा हुआ है, उसको पढ़ के फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। और हमारे साथ आप ये बुक ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स की ये वाली बुक जो एनसीईआरटी की होती है 11th क्लास की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये आंसर राइटिंग मतलब आपको समझ विकसित करेगी। और एनसीईआरटी तो पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं। स्वास्थ्य यहाँ से है। स्वास्थ्य मतलब आप लग रहा है आपको बीमारी नहीं है, चोट नहीं है तो आप स्वस्थ है, इसका मतलब ये नहीं होता है। स्वस्थ मतलब होने से आपसे उत्पादक कितना हो रहा है, आप किसी चीज़ का सृजन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वास्थ्य से हमारा मतलब केवल बीमारियों का होना नहीं है, बल्कि यह अपनी कार्य क्षमता मतलब आपसे कार्य हो रही है नहीं हो रही है, योग्यता के भी निर्धारण करती है कि आप स्वस्थ है या नहीं है। किसी भी अगर राष्ट्र की समृद्धि को देखना है तो उसमें जनता के स्वास्थ्य को देखना होगा कि जनता का स्वास्थ्य कैसी है। और 20वीं सदी में आज हम वैश्वीकरण के युग में पूरी दुनिया के स्वास्थ्य को देख रहे हैं, पूरा दुनिया के स्वास्थ्य की स्थिति को जान रहे समझ रहे हैं। और कैसी स्थिति है आज, जैसे कोविड-19 के कारण देख रहे हैं कौन सी देश कैसी व्यवस्था कर रही है, कौन सी देश कौन सी मानक ला रही है। तो उस स्थिति में हम लोग आज वैश्वीकरण के युग में जी रहे हैं, जो सभी कोई देख पा रहा है। आमतौर पर स्वास्थ्य का निर्धारण जो है वैज्ञानिक शिशु दर, मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा जैसे संक्रामक और संक्रामक रोगों के आधार पर लगाते हैं। और स्वास्थ्य आधारित संरचना के विकास से ही मतलब स्वास्थ्य से विकास होगा तो आप अधिक उत्पादक करेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो कुछ आप अच्छा उत्पादक करेंगे और आपसे ऊर्जा मतलब आपसे आय सृजन होगा, तो आप उससे देश के लिए योगदान होगा। तो इसीलिए कहा जाता है हम स्वस्थ तो देश स्वस्थ। इसलिए आप स्वस्थ रहेंगे तो हमारे देश की समृद्धि होगी। और इससे नागरिक के सुख सुविधा भी माना जाता है। स्वास्थ्य जैसे आप स्वस्थ है तो आप मतलब आपके पास धन है एक टाइप का। स्वास्थ्य आधारिक संरचना में कौन कौन आता है, तो नर्स, डॉक्टर, दवाखाना, बेड उपलब्ध है या नहीं, हॉस्पिटल है या नहीं, कॉलेज है या नहीं, स्वास्थ्य की मेडिकल कॉलेज, ये सब आता है उसमें। एम्बुलेंस आधारिक संरचना में हर एक चीज़ आता है। और जो स्वास्थ्य के लिए होता है जैसे अस्पताल, बेड, नर्सिंग, डॉक्टर, जो परामर्शदाता होते हैं, दवाखाना इत्यादि सब आधारिक संरचना में आता है। लेकिन अगर देश में ये सब उपलब्ध है और गरीब तबकों की उसमें पहुंच नहीं है तो उसको समृद्धि नहीं माना जाएगा। जब हर व्यक्ति को स्वास्थ्य तक पहुंच होगी तभी देश की समृद्धि माना जाएगा। और समावेशी विकास सब तक हर एक तबके को हर चीज़ उपलब्ध होना चाहिए और उनको भी स्वास्थ्य के लाभ मिलना चाहिए। तो योजनाबद्ध मतलब जो आज हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, तो जो योजना बनाते हैं और नीति निर्माण करते हैं उन लोगों ने सुनिश्चित करते हैं कि कैसे जो ग्रामीण परिवार है या गरीबी रेखा से नीचे है उनको कैसे स्वास्थ्य तक पहुंचाया जाए। और विभिन्न योजनाएं सरकार लाती रहती है। जैसे अभी जो प्रधानमंत्री का जन आरोग्य योजना चल रहा है, आयुष्मान भारत योजना चल रहा है, जिसके तहत 5 लाख रुपए दिया जाता है हर व्यक्ति को। तो सरकार की मतलब
उत्तरदायी रहती है कि हर को स्वास्थ्य पहुंचाना चाहिए। और जान लीजिए कि स्वास्थ्य जो है हमारा मौलिक अधिकार है। जैसे हम लोग का जीने का अधिकार है, उसी तरह स्वास्थ्य भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सबको स्वास्थ्य पहुंचाए। और स्वास्थ्य आधारित संरचना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य इत्यादि सरकार को पहुंचाना है। और सरकार यह देखती है कि कौन से लोग किस बीमारी से पीड़ित है और उसके लिए योजना चलाती है, टीकाकरण अभियान चलाती है। जैसे हम लोगों में पहले चेचक था, पोलियो था, उसका तो उन्मूलन हो गया, तो सरकार के प्रयासों से उन्मूलन हो गया। केंद्र सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है, उनके सहयोग से योजनाएं लागू करती है और सूचनाएं इकट्ठा करती है। विभिन्न स्वास्थ्य कर्मियों को राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, अन्य वित्तीय निकायों की सहायता प्रदान करती है। जैसे केंद्र सरकार के पास वित्त की बहुत सारी साधन होती है, लेकिन राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश ही सबको वित्तीय फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो सरकार की ये जिम्मेवारी होती है कि सबको फाइनेंशियल ऐड दे, तो सबको अपने अपने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं लागू किया जा सके। और व्यापक स्वास्थ्य आधारित संरचना जनशक्ति को विकसित किया है। गांव के स्तर पर देखते हैं स्वास्थ्य आधारित संरचना किया है। गांव में प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है, सेंटर होता है, वो कैसी विकसित है और उनमें कौन से लोग उनको संचालन करते हैं। तो सरकार भी संचालन करते हैं और निजी क्षेत्र को भी संचालन करते हैं। और मेडिकल दवाखाना, वो लोग भी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज के प्रशिक्षित चिकित्सा भी संचालन करते हैं। स्वतंत्रता के बाद देखते हैं स्वास्थ्य सुविधा में कैसी उपलब्धि हुई या कैसा विस्तार हुआ। तो 1951 से 2013 के बीच सरकारी अस्पतालों और दवाखानों दोनों में 9300 से बढ़कर 53,800 हो गई। अस्पताल और दवाखाना 1951 से 2013 तक बढ़कर कितना हुई, तो 9300 से बढ़कर 53,800 हुई। ये आंकड़े तो नहीं आते रहती है, आप लोग देख लीजिएगा। और अस्पतालों तकनीक रूप से प्राथमिक केंद्र जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है, वो भी 1.2 से, उनमें बेड जो उपलब्ध है 1.2 से 7.1 लाख हो गए हैं। जो 1951 से 2018 के दौरान नर्स कर्मी होती है, उनकी नर्स कर्मियों की संख्या 18,000 से 30 लाख हो गई। एलियोपैथिक डॉक्टर जो होते हैं उनकी संख्या 62,000 से 11.5 लाख हो गई। ये आंकड़ा दिए हुए हैं 1951 से आज तक कितने विकास हुए स्वास्थ्य के अस्पताल में, दवाखाने में, नर्स कर्मियों में। स्वास्थ्य आधारित संरचना के विस्तार से चेचक और स्नायु के रोगों का उन्मूलन और पोलियो तथा कुष्ठ रोगों का उन्मूलन हो गया है। हमारे देश में पोलियो अब नहीं है। और हम लोगों ने नहीं पिया होगा 2 घूंट पोलियो, आप लोगों ने पिया होगा बचपन में, हमको तो बहुत अच्छी लगती थी। निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य आधारित संरचना देखते हैं, निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य कैसी है। हाल के समय में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र अपना कर्तव्य निर्वाह में सफल नहीं हुए हैं, और इस बारे में अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे से निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है, स्वास्थ्य सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका है। लेकिन इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की प्रगति हुई है। अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 70% से अधिक अस्पतालों की संचालक निजी क्षेत्र कर रहा है। हमारे देश की 70% जो अस्पताल है वो निजी क्षेत्रों के हाथ में है। उनके पास अस्पतालों में उनके पास विभिन्न आधारिक संरचना होते हैं, पूंजी की कमी नहीं होती है, लोगों से पैसा वसूलते हैं और अपना आधारिक संरचना का निर्माण करते हैं। और 70% जो है निजी क्षेत्रों के हाथों में है अस्पताल। और उनके बेड अस्पताल में 2/5 हिस्सा बेड उपलब्ध रहता है। 60% दवाखाने निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जाते हैं। जो दवाखाने जो होते हैं
वो 60% निजी क्षेत्र के हाथे चलाए जाते हैं और 80% बहिर्रोगियों और 46% अंतः रोगियों के स्वास्थ्य देखभाल करते हैं। बहिर्रोगियों मतलब देश के बाहर के लोगों को 80% और मतलब देश के अंदर के लोगों को 46% वो स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। पिछले वर्षों में निजी क्षेत्र मेडिकल शिक्षा और प्रशिक्षण, मेडिकल प्रौद्योगिकी तथा रोग निदान अन्वेषण, दवाइयों की बिक्री, अस्पताल निर्माण और मेडिकल कॉलेज व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये कहाँ से आ गया? हाँ, बिक्री, अस्पताल निर्माण और मेडिकल मतलब दवा का बिक्री होगा तो पैसा आएगा, पूंजी होगा तो निजी क्षेत्रों को कि मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, तो वो लोग अपना आधारिक संरचना विकसित कर रहा है। और 70% जो है यहाँ की मेडिकल जो मतलब अस्पताल है वो निजी क्षेत्र के द्वारा चलाई जाती है और 60% दवाखाने हैं जो निजी क्षेत्र के द्वारा चलाए जाते हैं। वो बाहरी लोगों की 80% स्वास्थ्य देखभाल जांच करते हैं, तो वहीं जो देश के अंदर वो 46% स्वास्थ्य उपलब्ध कराते हैं। विद्वानों ने कहा है कि भारत में 2001 से 2002 में 13 लाख से अधिक मेडिकल उद्यम थे, जिनमें 22 लाख लोग काम कर रहे थे। इनमें से 80% से अधिक एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले थे, जो समय समय पर भाड़े के श्रमिकों द्वारा काम लेते थे। मतलब जो निजी व्यक्तियों के हाथों में रहता है और भाड़े के श्रमिकों द्वारा काम लेते थे। विद्वानों ने यह कहा है कि भारत में निजी क्षेत्र स्वतंत्र रूप से बिना किसी विनियमन के विकसित हुआ है। मतलब सरकार स्वास्थ्य का अगर प्राइवेटाइजेशन की है तो निजी क्षेत्र का विकास हुआ है। कुछ निजी चिकित्सकों तक का तो पंजीकरण भी नहीं, कुछ लोग पंजीकरण भी नहीं कराते हैं, जिन्हें झोड़ा छाप कहा जाता है, वही हुआ। जब फर्जी चिकित्सक भी कहते हैं, तो उसको सुटेबल वर्ड में फर्जी चिकित्सक और थोड़ा ऑड वर्ड में जो बोला जाता है झोड़ा छाप। झोड़ा छाप लिखिएगा नहीं, फर्जी चिकित्सक ही लिखिएगा, कहीं लिखना होगा, कहीं बोलना हो तो। 1990 के दशक से उदारीकरण जब हुआ हमारे देश में, 1951 में LPG रिफॉर्म आया, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। तो उनके कारण अनेक अप्रवासी वो भारतीय वो कहते हैं जो अपने दूसरे देशों में रहते हैं, अपने देश के निवास मतलब जन्मे हुए भारतीय दूसरे देशों में रहते हैं। अप्रवासी भारतीयों और औद्योगिक और किसी मतलब अप्रवासी यहाँ से प्रवास करके दूसरे देशों में कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, रोजगार करने के लिए, कुछ कामों के लिए गए हुए हैं। औद्योगिक तथा दवा कंपनियों ने भारत के अमीरों तथा चिकित्सा पर्यटक उनको कहा जाता है जो विदेशों से हमारे देश में काम मतलब इलाज करवाने आते हैं। उन्हें यहाँ पर क्यों आते हैं आप सोच रहे होंगे, इतना मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ से जापान, यहाँ से लोग मतलब बड़े बड़े देशों से यहाँ चिकित्सा मतलब स्वास्थ्य के लिए क्यों आते हैं? तो क्योंकि यहाँ का जो मेडिकल है ना, अन्य देशों के मुकाबले बहुत सस्ती है। जो सबको सस्ती सामान तो सबको अट्रैक्ट करती है, तो इसीलिए सब आते हैं यहाँ पर और अस्पतालों की सेवा प्राप्त करते हैं। ऐसा करने के लिए क्या किया जा सकता है जिससे भारत के प्रत्येक व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सके? मतलब सबको स्वास्थ्य प्राप्त कराना है तो क्या उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? चिकित्सा की भारतीय प्रणाली देखते हैं। चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में 6 व्यवस्थाएं हैं: आयुर्वेद, योग, यूनान, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी। इनके अंग्रेजी नामों के अनुसार इनको आयुष नाम दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म में याद कीजिएगा, आयुष। और भारत की चिकित्सा प्रणाली में 4095 आयुष अस्पताल और 27,951 दवाखाने और 8 लाख पंजीकृत चिकित्सक हैं। मतलब आयुष में कितने हैं? तो आयुष के अंतर्गत 4095 अस्पताल है
और 27,951 दवाखाने हैं और 8 लाख पंजीकृत चिकित्सक है। लेकिन चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में शैक्षिक मानकीकरण या अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी रूपरेखा पर बनाने हेतु कुछ नहीं किया गया है। मतलब इनको प्रोत्साहन उतना नहीं दिया गया है। और चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में भारी संभावनाएं हैं और हमारे स्वास्थ्य की देखभाल की मतलब वो प्राकृतिक से जुड़ी रहती है। भारत की चिकित्सा प्रणाली जो है, जो 6 आयुष पढ़े, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा, तो वो जो है प्रकृति से जुड़ी हुई रहती है। तो उनकी स्वास्थ्य जो है बहुत टिकाऊ वर्धक होती है और जो भी वो करेंगी वो उनसे मतलब आपको फायदा होगा और बहुत सारे समस्याओं का निराकरण करती है। लेकिन उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है क्योंकि वे प्रभावशाली, सुरक्षित और सस्ती भी है। ये वाली सस्ती भी है आयुष, और प्रभावशाली और सुरक्षित भी है। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आधारित संरचना के सूचक एक मूल्यांकन मतलब मूल्यांकन देखते हैं। जैसे कि पहले हम लोग देखें देश में स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो शिशु दर, मृत्यु दर, माता जब जन्म देती है बच्चों की, उस समय माता जीवित रह पाती है नहीं, उनके अनुसार भी मतलब देखा जाता है। जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो होता है मतलब आपको जीने की आप कितने साल जी सकते हैं। 60 साल में जी सकते हैं या 65 साल में या 35 साल में या 10-15 साल में गए, तो यही देखा जाता है जीवन प्रत्याशा। कोई नहीं जानता कब गए, लेकिन एक औसत परिमाण निकाला जाता है। एक तो आकस्मिक मृत्यु होती है तो उसके अनुसार पे नहीं, लेकिन एक एवरेज जीवन प्रत्याशा देखकर मूल्यांकन किया जाता है। जीवन प्रत्याशा और पोषण स्तरों के साथ साथ संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों के अनुसार भी देखा जाता है और मतलब स्वास्थ्य की स्थिति की जांच की जाती है। और स्वास्थ्य सूचकों और भारत में स्थिति की सारणी जो 8.4 में दी गई है, देखते हैं। विशेषज्ञों की यह राय है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मतलब सरकार की भूमिका अधिक है, लेकिन सारणी हमें बताती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का व्यय मात्र 3.9% है। मतलब सरकार जो है ना बहुत 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 कम करती है स्वास्थ्य में व्यय, 3.9% मात्र है और अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। मतलब दुनिया में हम लोग सेकेंड नंबर पॉपुलेशन पे आते हैं और स्वास्थ्य में इतना कम व्यय है। लेकिन स्वास्थ्य पिलर होता है मतलब हर सुख और समृद्धि, देश की विकास, हर चीज के लिए। इन देशों में विकसित और विकासशील दोनों देश आते हैं। एक अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया मतलब दोनों देशों से तुलना कर रहे हैं हम लोग, और हमारी स्थिति बहुत कम है स्वास्थ्य के व्यय में। एक अध्ययन में यह स्पष्ट होता है किया गया है कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 5वां हिस्सा निवास करता है। मतलब विश्व की पूरी जनसंख्या है उसका 5वां भाग हमारे इंडिया, हमारा प्यारा सा सुंदर सा भारत में रहता है। इस देश पर विश्व के कुल रोगियों का 20% बोझ है। जीडीपी है। जीडीपी क्या होता है पता है? विश्व रोग भार एक सूचकांक है। सूचक है किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार की जाती है और इसमें देखा जाता है मतलब जो असमय मरने वाले लोगों की संख्या, मतलब उनको जीना था इतना लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण वो असमय मर गए, तो जीडीपी वो देखा जाता है। तो जीडीपी कितनी है? 20% है। और इससे पता चलता है कि लोगों की संख्या के साथ साथ रोगों के कारण असमर्थता में बिताए सालों की संख्या जानने के लिए करते हैं। मतलब लोगों की कितना स्वास्थ्य तक पहुंच है या नहीं, इनके जानने के लिए जीडीपी का आकलन किया जाता है। सन 2017 में एक अध्ययन में लगभग 2/3 जीडीपी को दिखाया गया है, जिसे अब रोग का कुल बोझ के नाम से जाना जाता है। मतलब हृदय स्वास्थ्य संबंधी प्रणाली, फेफड़ा, किडनी, मोटापा, जीवन शैली से जुड़ी गैर संचारी बीमारियों के कारण मतलब असमय मृत्यु होती है। वहीं विश्व रोग भार जीडीपी होता है। डायरिया, कम श्वसन प्रणाली और समान संक्रामक रोग भारत में होने वाले कुल मतलब हमारे भारत में ज़्यादा किस चीज़ से मृत्यु होती है? तो श्वसन प्रणाली, समान संक्रामक रोग डायरिया से होती है। वायु प्रदूषण के कारण वैश्विक स्तर पर 4.1 मिलियन शुरुआती मृत्यु होती है। सबसे ज़्यादा तो वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है आज के समय में। पर्यावरण को बचाएंगे तभी हम बचेंगे।
जिनमें से अकेले भारत में 1.1 मिलियन मौतें हुई है। वो किससे हुई है? तो वायु प्रदूषण से। इसके अतिरिक्त गत 2 दशकों में कैंसर से 8%, और जो एक्सीडेंट होता है दुर्घटना से 11%। सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में ही दुर्घटना से ही होता है। मतलब रोज लोगों, और इसमें सबकी थोड़ी थोड़ी गलती रहती है, ये नहीं कि सरकार की गलती रहती है, हम लोगों को भी गलती रहती है। तो हम लोग उस मानक को फुलफिल नहीं कर पाते, जिसके कारण एक्सीडेंट होती है। वर्तमान में भारत 20% से कम जनसंख्या जन स्वास्थ्य सुविधाओं को उपभोग करती है। मतलब 20% से कम जनसंख्या है जो पूरी स्वास्थ्य सुविधाओं को उपभोग करती है। एक अध्ययन से पता चला है कि केवल 38% प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में डॉक्टर वांछित संख्या उपलब्ध है, और केवल 30% प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में दवाइयाँ की पर्याप्त भंडार होते हैं। शहरी, ग्रामीण और धनी, मतलब ये दिखाया गया है आंकड़ा, 30% प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में दवाइयाँ उपलब्ध होती है। अब 20% लोग ही स्वास्थ्य संबंधी पूरी सुविधा प्राप्त कर पाते हैं। शहरी, ग्रामीण तथा धनी निर्धन विभाजन। अब देखते हैं शहरी और ग्रामीण में कैसे उनका स्वास्थ्य की स्थिति है। आप जानते हैं हमारा देश है गांव कृषि प्रधान के साथ ग्रामीण प्रधान है। मतलब 70% से अधिक लोग जो है ना गाँव में है। हम भी एक गाँव से बिलोंग करते हैं, तो हमारे देश की 70% गाँव में रहती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भारत में केवल 1/, हमारे गांव में तो एक भी अस्पताल नहीं है। 1/5 अस्पताल प्राइवेट क्षेत्र सहित स्थित है। ग्रामीण भारत के पास कुल दवाखानों के लगभग आधे दवाखाने ही हैं। तो गाँव में 1/5 मतलब अस्पताल है, और दवाखानों की संख्या आधे दवाखाने ही हैं। सरकारी अस्पतालों में लगभग 7.13 लाख बेड में से ग्रामीण इलाकों में लगभग 30% बेड उपलब्ध हैं। मतलब गाँव में 7.13 लाख बेड में से ग्रामीण, मतलब सरकारी अस्पताल जो जितने भी है उनमें तो 7.13 लाख बेड उपलब्ध है, जिसमें गाँव में सिर्फ 30% बेड उपलब्ध है। आखिर स्वास्थ्य के प्रति मतलब सरकार इतनी सजग क्यों नहीं है? तो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की पर्याप्त स्वास्थ्य आधारित संरचना उपलब्ध नहीं हो पाती, और भारत के लोगों में स्वास्थ्य की स्थिति में विभेद उत्पन्न हो गया है। यहाँ तक कि अस्पतालों का सवाल है तो ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक 1 लाख लोगों पर 0.6 अस्पताल है। मतलब 1 लाख लोगों पर 0.36 अस्पताल उपलब्ध है, और वहीं शहरी क्षेत्रों में 1 लाख लोगों पर 3.6 अस्पताल उपलब्ध है। इतनी असमानता। ग्रामीण इलाकों में स्थापित प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में एक्सरे, मतलब खून की जांच संबंधित कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, जबकि किसी शहरों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल का निर्माण करती है। शहरों में मतलब देखभाल का बहुत सब चीज़ उपलब्ध होती है। जैसे बिहार का नाम तो फर्स्ट नंबर पे हर चीज़ में आ जाता है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य स्वास्थ्य सुविधाओं की अपेक्षाकृत बहुत पीछे है। ग्रामीण इलाकों में उचित चिकित्सा से वंचित लोगों के प्रतिशत में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है, मतलब कुछ वर्षों में सुधार आया है। ग्रामीण में शिशु चिकित्सा, स्त्री रोग चिकित्सा, संवेदनहारण एवं प्रसूति विद्या जैसी विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसके बावजूद कि 530 मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों से प्रति वर्ष, मतलब जो मेडिकल कॉलेज है 530, उनसे प्रति वर्ष 50,000 मेडिकल स्नातक निकलते हैं। मतलब 530 जो हमारे यहाँ जो कॉलेज है उनसे 50,000 मेडिकल स्नातक निकलते हैं। और ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी बताई गई है। मतलब और डॉक्टर भी गाँव में नहीं इलाज करना चाहते हैं। आप अभी सुने होंगे ब्रेन ड्रेन क्या हो रहा है को पता है? मतलब यहाँ की जो इंजीनियर, डॉक्टर यहाँ मतलब सेवा जो करता है वो दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो वो सोचना है आपको, वो क्यों चले जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं जाना चाहते और देश में रहना क्यों नहीं चाहते। 50,000 मेडिकल स्नातक निकलते हैं, जिसमें ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की संख्या की कमी है।
इनमें से 1/5 डॉक्टर बेहतर कमाई के लिए विदेश चले जाते हैं। बताया ना, ब्रेन ड्रेन यही हो रहा है। मतलब यहाँ की जो कुछ कौशल है, यहाँ की जो लोगों में सक्षम है मानव संसाधन है, वो दूसरे देशों में जा रही है। तो क्यों जा रही है? तो बेहतर कमाई के लिए जा रही है। और निजी अस्पतालों में नौकरी करना पसंद करते हैं, और लोग अच्छी वित्तीय कमाई के लिए निजी अस्पतालों में काम करना पसंद करते हैं, जो कि अधिकांशतः शहरी इलाकों में स्थित होते हैं। गाँव में लोग नहीं रहना चाहते। तो क्यों नहीं रहना चाहते? गाँव में मतलब अच्छी कुछ भी उपलब्ध नहीं होती है, तो गाँव में लोग नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन रहेंगे नहीं तो फिर विकसित कैसे होगा देश? गांव, हमारे महात्मा गांधी ने ही कहा था, गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, क्योंकि भारत की अधिकांश जो जनसंख्या वो गांव में निवास करती है। अधिकांश शहरी इलाकों में स्थित होते हैं। इस प्रवृत्ति के क्या कारण हो सकते हैं? अपने क्षेत्रों में काम करने वाले 1 या 2 डॉक्टरों के साथ बातचीत करें और कक्षा में चर्चा करें। अभी तो हम लोग बहुत बड़े हो चुके हैं, 11th क्लास के बच्चों के लिए चर्चा करने के लिए। आप भी चर्चा कर सकते हैं, डिस्कशन जिसको बोलते हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारत में शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निर्धनतम लोग अपनी आय का 12% स्वास्थ्य सुविधाओं में खर्च करते हैं। जो गांव में रहते हैं ना, सबसे अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं में खर्च करते हैं। आपको पता नहीं होगा तो बता रहे हैं, 12% स्वास्थ्य सुविधाओं में वो लोग खर्च करते हैं, जबकि धनी लोग जो है 2% ही मात्र खर्च करते हैं। ऐसा क्यों? क्या होता है जब गरीब बीमार पड़ता है? जब गरीब बीमार पड़ता है ना, तो बहुत सारा बोझ आ जाता है। वो लोग इलाज करने के लिए पैसा नहीं होता है, तो दूसरे से ऋण पर ब्याज लेते हैं, और साहूकार, जमींदार, नाते रिश्तेदार बड़ी ब्याज स्तर पर ऋण देते हैं उनको। फिर और स्वास्थ्य से ग्रसित और ब्याज से ग्रसित दोनों साथ साथ होता है। 12% जो स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यय करते हैं ग्रामीण लोग। कुछ अपनी ज़मीन बेचते हैं या उपचार के लिए अपने बच्चों को भूखे रखते हैं। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त आधारिक संरचना सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें निजी क्षेत्रों में जानी पड़ती है। सबसे पहले लोग सोचते हैं अपना जीवन आज भी लोग, सुनिएगा, मंशा होती है सरकार, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आप प्रेफर करेंगे निजी अस्पताल में जाने की। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि निजी अस्पताल में ऑब्वियसली बात है, वहाँ पर आधारिक संरचना, हर चीज़ का टेस्ट उपलब्ध है और हर सुविधाएँ उपलब्ध होती है, जो सरकारी अस्पताल में उतनी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की नहीं निभा रही है और उपलब्ध नहीं होती है, जिसके कारण निजी अस्पतालों में लोग जाना पसंद करते हैं, और निजी अस्पताल वालों भी बड़ी रकम की पैसा वसूलते हैं। और ऋणग्रस्तता, जिससे हमेशा के लिए गरीब लोग जो है ऋणग्रस्त हो जाते हैं या मौत के विकल्प को चुनते हैं। हाल ही में भारत सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किए। हमारी सरकार की हर कदम पे कोशिश रहती है समावेशी विकास, हर लोगों की हर चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए। तो महिला स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं, भारत की स्थिति क्या है। भारत में जनसंख्या का लगभग आधा भाग महिलाएं, मतलब दो गाड़ी की 2 पहलू होती है, इसी कारण जनसंख्या, मतलब देश के 2 है, एक स्त्री एक पुरुष है, तो हमारी जनसंख्या का आधा भाग जो है स्त्री है, यानी कि महिलाएं हैं। और उन्हें शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी, मतलब पुरुषों के मुकाबले है। स्वास्थ्य सुविधा, हर चीज़ में उनको कठिनाइयाँ, मतलब हर चीज़ में उनको कठिनाइयाँ का सामना पड़ता है। देश की शिशु लिंग अनुपात 2011 में 927, मतलब 1000 बच्चा जन्म लिया तो उसमें 927 जिंदा बच्चे। तो 2001 के आंकड़े के अनुसार 927 से 1919 की गिरावट भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं की ओर इशारा करती है। मतलब गिरावट हुआ है, पहले 927 था तो अब 1919 है। ऐसा क्यों? तो लोग बच्चों की पेट में ही मार देते हैं, उन्हें ही भ्रूण हत्या कहा जाता है। यानी कि बच्चों का भी विकास ही हुआ, उसको जांच पड़ताल करके मार दो उसको, क्योंकि वो लड़की है। 15 से 19 वर्ष से कम लगभग 5% की लड़कियां न केवल शादीशुदा है, बल्कि कम से कम एक बच्चे की माँ भी है। हमारे गांव में 12-13 साल के बच्चे, लड़की को समझा जाता है वो बड़ी हो गई, और 15 साल आते जाते उनकी शादी कर दी जाती है। और ज़्यादातर तो ये बहुत गरीब परिवारों में देखने को मिलता है। और कुछ ही महीनों में कुछ शादी होने के बाद माँ बन जाती है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य
खराब, माँ की स्वास्थ्य खराब, हर चीज़ पे असर पड़ता है। 15 से 49 आयु समूह में शादीशुदा महिलाओं में 50% से अधिक रक्तभाव, एनीमिया की जो होती है रक्तहीनता, उनसे ग्रसित है। यह बीमारी लौह न्यूनता और के कारण होती है और 2005 के बाद इसमें गिरावट नहीं आई है। जीबीडी के अध्ययन 2017 की रिपोर्ट है कि वर्ष 2007 और 2017 दोनों वर्षों में नवजात विकारों के कारण असामयिक मृत्यु अधिक थी। मतलब बिना बताया ना जीबीडी क्या होता है, तो असमय मरने वालों की संख्या होती है। स्वास्थ्य एक आवश्यक सार्वजनिक सुविधा है और ये हमारी मानव अधिकार है, बुनियादी मानव अधिकार है और सभी नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करना सरकार की जिम्मेवारी होती है। हमारे यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र वो विकेंद्रीकृत है, मतलब केंद्र में है, राज्य में है, जिला में है, ग्राम में है, तो विकेंद्रीकृत है। इसीलिए स्वास्थ्य और सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करना और कार्यकुशल व्यवस्था प्रदान करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में दूरसंचार, मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, ये सब भूमिका को निभाई जा सकती है, ये भी निभाती है। स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों की प्रभावशीलता प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर करती है। अंततः हमारा उद्देश्य लोगों के एक गुणवत्तापूर्ण जीवन की ओर ले जाना है। सबको बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन की ओर लाना है तो हमें स्वास्थ्य सुविधा में अधिक ध्यान आकर्षित करना होगा। यदि हम बढ़ते विभाजन की अवहेलना करते रहेंगे तो हमारे देश की सामाजिक आर्थिक ढांचे में अस्थिरता की आशंका रहेगी। सभी के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए हमारी बुनियादी आधारित संरचना में सक्षमता और सुलभता आवश्यक है। और इस चैप्टर का निष्कर्ष देखते हैं, तो मतलब निष्कर्ष में लिखा जाता है, आपको बता दें, अगर बॉडी में आप कुछ भी लिखे, लेकिन इंट्रोडक्शन सबसे मेन होता है। उसमें ना आगे की आपकी उसमें राय जानना चाहते हैं, निष्कर्ष आप अपना क्या सोचते हैं और पूरा चैप्टर तो देखते हैं चैप्टर का निष्कर्ष क्या है। एक देश के विकास में आधारिक संरचना का बहुत बड़ा निर्माण होता है। तो विकास में सामाजिक आर्थिक दोनों प्रकार की आधारिक संरचना का आवश्यक है। उत्पादन के कारकों की उत्पादकता में वृद्धि करते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए सभी एक सहयोगी प्रणाली के रूप में आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। अपनी स्वतंत्रता के पिछले 6 दशकों में भारत में आधारिक संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मतलब स्वतंत्रता के बाद देखिए आंकड़े, मतलब वो प्रगति की है। ग्रामीण भारत के अनेक हिस्सों में अभी भी अच्छी सड़कें, ग्रामीण में क्यों नहीं है स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी सड़कें, दूरसंचार, बिजली, स्कूल, अस्पतालों की कमी होती है। जैसे जैसे भारत आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है, गुणवत्तापूर्ण आधारिक संरचना की मांग भी बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन की मांग बढ़ेगी, तो उन्हें गुणवत्तापूर्ण हर चीज़ उपलब्ध कराना होगा। तो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य भी उपलब्ध कराना होगा और पर्यावरण के उनके असर को भी यहाँ ध्यान में रखना होगा। विभिन्न प्रकार के रियायत और प्रोत्साहन देने की जरूरत है और निजी क्षेत्र में विशेष तौर पर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है। जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनको निजी क्षेत्र में इन्वेस्ट करेंगे। ऊर्जा और स्वास्थ्य दो आधारिक संरचनाओं के विषय में इस चैप्टर में देखें और इससे हमें पता चलता है कि देश की कैसी ऊर्जा और स्वास्थ्य में आधारित संरचना है, समान रूप से पहुंच की संभावना, और यह स्पष्ट हो जाता है कि आधारिक संरचना की सभी को समान रूप से पहुंच की संभावना हो सकती है। आधारिक संरचना विकसित होगी तो भी सबको हर चीज़ उपलब्ध होगा। अब इस चैप्टर का थोड़ी सी रिवीजन देखते हैं। संरचनात्मक सुविधाएं भौतिक सुविधाएं और सार्वजनिक सेवाओं का एक नेटवर्क है। इसके साथ ही सहयोग करने से सामाजिक आधारिक संरचना का होना समान रूप से महत्वपूर्ण है। देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। उच्च आर्थिक समृद्धि बनाए रखना है तो आधारिक संरचना का विकास करना होगा। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है तो हमें आधारिक संरचना विकसित करनी होगी। भारत के अधिकांश जो आधारिक संरचना गाँव में निवास करती है तो आधारिक संरचना का निर्माण गाँव में अधिक से अधिक विकसित करना होगा। आधारिक संरचना के विकास के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है, तो उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका की आवश्यकता होगी। तीव्र आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन होती है, तो हमें ऊर्जा के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा की ओर आकर्षित होना होगा जो सतत विकास और पर्यावरण हितकारी होगा।
तीव्र आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो भारत में बिजली उपलब्ध होगी तो मतलब देश आगे बढ़ेगा। ऊर्जा की विकास से आर्थिक विकास भी होगा। भारत विद्युत क्षेत्र को और हमें बिजली के लिए, ऊर्जा के लिए गैर पारंपरिक स्रोतों को प्रोत्साहन देना होगा। भारत विद्युत क्षेत्र के उत्पादन, संचारण और वितरण में अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। मतलब अच्छी तरह से सुलभ सबको नहीं हो पा रही है। स्वास्थ्य मनुष्य की एक शारीरिक और मानसिक सुख का मापदंड होता है। स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं की भौतिक अवस्था में महत्वपूर्ण विस्तार और स्वास्थ्य सूचकों में सुधार हुआ है। पहले के मुकाबले सुधार हुआ है। अधिकांश लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले बहुत कम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होती है। भ्रूण हत्या की बढ़ती संख्या के कारण स्त्रियों के स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर चिंता का विषय बन गया है आज के समय में। और निजी क्षेत्र में विनियमित स्वास्थ्य सेवाओं में स्थिति को सुधार हो सकता है। इसके साथ स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। और सबको जन स्वास्थ्य सहायता के लिए चिकित्सा की प्राकृतिक प्रणालियों, यानी कि हम देखे थे ना, आयुष और अनुसंधान, उनके परिणामों का उपयोग करना होगा। भारत में चिकित्सक पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। चिकित्सा पर्यटक से ना बहुत सारे मतलब बहुत फायदा होता है। यहाँ पर लोग अगर आएंगे तो विदेशों से पैसा आएगा तो हमारे देश की आर्थिक विदेशी भंडार भी होगी, तो ये देश के लिए अच्छी होती है। तो ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ लिए। 2 चैप्टर और बचा हुआ है, उसको भी पढ़ लेंगे। उसके बाद 11th 12th की कोई NCERT स्टार्ट करेंगे, मतलब दूसरे सब्जेक्ट की।